नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, तालिबान ने किया आम माफ़ी का ऐलान, लोगों से कहा कामकाज शुरू करो। तालिबान को समर्थन देने की होड़ में पाक और चीन, दुविधा में भारत सरकार। मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट, योगी और राहुल की बेहतर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेगासस संबंधी आरोपों के जवाब दे मोदी सरकार। जेडीयू में कलह, आरसीपी के स्वागत में नहीं पहुंचे कुशवाहा और लल्लन। खास खबरों के बाद अब लेते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से विश्लेषण के लिए। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर, तालिबान ने अफगानिस्तान में आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने एक बयान जारी करके सभी सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे अपना कामकाज पहले की तरह शुरू कर दें। बयान में कहा गया कि सभी लोगों के लिए आम माफ़ी जारी की जा रही है। आपको अपने रोज़मर्रा के कामकाज पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू कर देने चाहिए। ये घोषणा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे सरकारी कर्मचारी और दूसरे लोग आश्वस्त हो सकेंगे कि उनकी नौकरी बची हुई है, उन पर हमला नहीं किया जाएगा या किसी तरह के बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने इसके पहले भी कहा था कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा और आम अफगान एक सामान्य जीवन जी सकेंगे। आम माफ़ी ऐसे समय दी गई है जब अधिकतर देशों ने अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए हैं या बंद करने का फैसला किया है। अब सिर्फ 3 देशों के दूतावास काबुल में खुले हुए हैं। ये हैं चीन, रूस और पाकिस्तान। तो इस बार तालिबान ऐसा लगता है कि दूसरी रणनीति के साथ आए हैं, उनमें कुछ बदलाव हुए हैं। इस तरह से आम माफ़ी देना और अभी तक किसी तरह की मार्केट की खबर ना आना, ये बताता है कि तालिबान इस बार बेहतर ढंग से काम करने की इच्छा रखते हैं। कम से कम शुरुआत में तो इसी तरह का संदेश देना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने महिलाओं की शिक्षा और कामकाज के बारे में भी कुछ बयानात दिए हैं, वो भी उम्मीदें जगाते हैं। हालांकि चूंकि वो ये भी शर्त जोड़ रहे हैं कि सब कुछ शरिया के हिसाब से होगा, तो वो छूट जो किसी लोकतांत्रिक देश में मिलती है शायद वो नहीं मिलेगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि तालिबान अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उदारता कितनी टिकाऊ होगी, ये देखने की बात है। दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान के जो कब्ज़े पर के बाद तालिबान चाहते हैं कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले, लेकिन तमाम प्रमुख देश, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। तो अगर तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से जुड़ना है, अफगानिस्तान के विकास के लिए काम करना है, तो जाहिर है कि उन्हें बाकी देशों के विचारों की चिंता करनी पड़ेगी। उनको दरकिनार करके वो आगे नहीं बढ़ सकता है। शायद यही रणनीति है कि बाकी देशों के साथ मिलकर चला जाए और अपनी जो शरिया वाली सोच है उसको भी पूरी तरह से दरकिनार न की जाए। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये उसका रुख कितना और उदार बनता है या इसमें फिर से वापस कट्टरता लौटने लगती है। अगली खबर लेते हैं जो कि तालिबान से ही जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने उसे समर्थन देने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो खुलेआम समर्थन में हैं ही। ईरान और रूस ने भी तालिबान को मान्यता देने की बात कही है, लेकिन भारत अभी तक तय नहीं कर पाया है कि वो तालिबान के खिलाफ है या समर्थन देने के पक्ष में है। तालिबान के प्रति जिस त्वरित गति से चीन, पाकिस्तान, ईरान और रूस जैसे देशों ने प्रतिक्रिया दी है, उसकी शुरुआत दरअसल तभी हो गई थी जब अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मौजूदा परिस्थितियों में भारत के तालिबान के साथ सीधे संबंध बनाना ज़रूरी मानते हैं। इसी साल जून में सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान से मुलाकात की थी, लेकिन सरकार की ओर से उस समय इस खबर का खंडन कर दिया गया था। लेकिन हालात तो ऐसे लगते हैं जैसे पाकिस्तान और चीन इस मामले में भारत से आगे निकल रहे हैं। तभी भारत में अब आशंकाएं जताई जाने लगी हैं कि पाकिस्तान और चीन तालिबान की मदद से भारत के खिलाफ
खिलाफ आक्रामक नीति अपना सकते हैं। तो ये एक मौका है जब अपनी विदेश नीति को बहुत समझदारी से गढ़ना होगा। भारत को एक नई अपॉर्चुनिटी भी है और नया संकट भी है, लेकिन भारत सरकार दुविधा में है। वो तय नहीं कर पा रही कि तालिबान के साथ उसके क्या संबंध होने चाहिए। व्यावहारिकता तो ये कहती है कि फिलहाल तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, और हो सके तो तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जो कामकाज वो पहले कर रहा था निर्माण के, विकास के, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान पूरी तरह से न तो चीन की झोली में चला जाए और न ही पाकिस्तान की झोली में चला जाए, और उससे जो खतरा इन तीनों के मिलने से हो सकता है उसको भी निगेट किया जा सके, उसको भी नकारा जा सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोदी सरकार के रिजीम में विदेश नीति तहस नहस हो चुकी है, वो सही निर्णय नहीं ले पा रही है, और जो निर्णय ये पहले ही ले लिया जाना चाहिए था अभी तक वो पसोपेश में है। वो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो गई थी। अमेरिका ने जैसे ही वहाँ से पुल आउट किया, भगदड़ मच गई और भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने सोचा ही नहीं था कि प्लान बी क्या होना चाहिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन अभी भी वक्त है। भारत सरकार को तुरंत फैसला करना चाहिए कि अफगानिस्तान, जो कि एक पड़ोसी मुल्क है जिससे बहुत सारे हमारे सामरिक हित जुड़े हुए हैं, वो इस बारे में किस तरह से अपनी रणनीति को आकार देगा, विदेश नीति को कैसे इस तरह से गढ़ेगा जिससे अफगानिस्तान उसके खिलाफ न जाए। अगली खबर लेते हैं। डूबती अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट के दौरान अव्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोकप्रियता में गिरावट का आलम यह है कि पिछले एक साल में ये 66% से गिरकर 24% तक आ गई है। इंडिया टुडे ने सर्वे कराकर ये जानकारी दी है। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक मोदी को 24% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। ये आंकड़ा पिछले साल अगस्त में 66% और इस साल जनवरी में 38% था। इसी सर्वे में पाया गया है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। मोदी के बाद योगी दूसरे स्थान पर हैं। पिछले एक साल में 3% से बढ़कर योगी 11% पर पहुंच गए हैं। इसके बाद राहुल गांधी का नंबर आता है, वो 10% के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उनकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल का स्थान है जो 8% के साथ चौथे स्थान पर हैं, और फिर कहीं जाकर अमित शाह का नंबर आता है जिनको केवल 7% लोगों ने ही प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। इसी सर्वेक्षण में ये भी पाया गया है कि केवल 28% लोग ही ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। वहीं पहली बार 60% लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने महंगाई कम करने के लिए प्रयास तक नहीं किए हैं। ऐसा कहने वालों का ये आंकड़ा इसी साल जनवरी में 35% था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में, प्रधानमंत्री की सरकार की भी लोकप्रियता में बड़ी तेज़ी से गिरावट आई है। एक साल के अंदर 66% से अगर 24% गिर जाए, ये तो भयानक गिरावट है। और ये देखने की बात है कि लोगों का विश्वास भी उनसे उठ रहा है। लोग ये तक कहने लगे हैं कि वो महंगाई कम करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चौतरफा एक खतरे की घंटी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बज चुकी है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि मोदी से लोगों का मोह भंग हो रहा है और वो दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं? बीजेपी के अंदर भी विकल्प तलाश रहे हैं, बीजेपी के बाहर भी विकल्प तलाश रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता बढ़ रही है और राहुल गांधी की भी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो ये एक ऐसे संकेत हैं जिन्हें मोदी को समझना चाहिए, मोदी सरकार को समझना चाहिए। और अभी वक्त है अपनी कार्यशैली में सुधारने का, अपने एजेंडे में सुधारने का और जनता की समस्याओं पर ध्यान देने का। अगली खबर लेते हैं। पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी मामले में जानकारी का खुलासा किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि उसे आरोपों के जवाब देने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार से जवाब मिलने के बाद ही आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित करने पर फैसला लिया जाएगा। 10 दिन बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि इसके पास अदालत से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील
तुषार मेहता की इस बात से सहमति जताई कि वो संवेदनशील जानकारी को जनता के सामने रखने के लिए नहीं कहेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के नेतृत्व वाली बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहते या रक्षा मंत्रालय के प्रोटोकॉल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम आपको खुलासा करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन मामला साफ है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि उनके फ़ोन को इंटरसेप्ट किया गया है और ये सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मुद्दों से समझौता किए बिना सक्षम अधिकारी को हमारे सामने हलफनामा दाखिल करने में क्या समस्या है। तो सरकार सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सच्चाई को सामने लाने से बचना चाहती है, रोकना चाहती है। वो इस आड़ में अपनी करतूतों को छिपाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट सच को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। तमाम तरह की याचिकाएं उसके पास हैं। बार बार ये मांग की जा रही कि कुछ जो बुनियादी सवाल उठे हैं पेगासस मामले से, उनके जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है। क्या उसने पेगासस खरीदा है? पेगासस खरीदा है तो किनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है और क्यों इस्तेमाल किया गया है? ये 2-3 सवाल हैं जिनके जवाब देने से सरकार कतरा रही है, और कतरा किस लिए रही है ये हम आप बेहतर जानते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट की पूछताछ में ये भारत सरकार फंसती हुई नज़र आ रही है। और ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करते हुए नहीं दिखना चाहता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों में ज़बरन घुसपैठ करना चाहता है, सरकार को मजबूर कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बात भी समझ में आती ही होगी कि सरकार सुरक्षा की आड़ में सच्चाई को सामने लाने से बच रही है। तो ये कार्रवाई, ये सुनवाई अभी थोड़ा लंबे चलेगी। सरकार ने कमेटी बनाने की बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको किनारे रख दिया है, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस कमेटी के खेल को समझ रही है और उसे स्वीकार नहीं कर रही है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे आरसीपी सिंह के सोमवार को हुए स्वागत कार्यक्रम से पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दूरी बनाए रखी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पार्टी में सब कुछ बढ़िया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में बुलाया या इसके बारे में सूचित ही नहीं किया गया था तो वो कैसे जाते। उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए आरसीपी सिंह के स्वागत कार्यक्रम के बारे में पता चला। कुशवाहा ने गुटबाजी की खबरों को नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे वे औंधे मुंह गिरेंगे। इसके अलावा आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच मनमुटाव होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए पटना में लगे पोस्टर होर्डिंग्स में उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की तस्वीरें गायब रहीं। इसे लेकर जब कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो नए पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए जिनमें इन दोनों नेताओं की तस्वीरें थी। तो ये एक होड़ चल रही है ललन सिंह के बीच में और आरसीपी सिंह के बीच में। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन बीजेपी की पसंद आरसीपी सिंह थे, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया। फिर ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। ललन सिंह जब पटना पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। अब ये प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि आरसीपी सिंह के पटना आने पर उससे भी ज़्यादा बड़ा स्वागत कार्यक्रम हो, और यही गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही कि ये दोनों गुट किस तरह से काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह के साथ माने जाते हैं, इसलिए वो भी इस कार्यक्रम से बाहर रहे, उन्हें बुलाया नहीं गया। इसका मतलब है कि आरसीपी सिंह इन दोनों नेताओं को बुलाना नहीं चाहते थे या इन दोनों नेताओं से उनकी दूरियां हैं, और ये एक जेडीयू के अंदर जो अंतर्कलह चल रहा है वो उसकी बानगी है। तो ये लड़ाई भीतर जो चल रही है अंदर, वो क्या रूप लेगी वो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे कि बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।